हेलो फ्रेंड एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी पे प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कंटेंट पे बात करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ नीलामी के लिए विज्ञापन की प्रस्थापना नहीं बल्कि प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। एक सवाल ये है कि जो नीलामी के लिए प्रपोजल किया जाता है उसके लिए प्रपोजल के मतलब ये ना समझिए प्रपोजल क्या प्रस्ताव किया जाता है। ये प्रस्ताव के लिए क्या नाम है, प्रपोजल के लिए इनवाइट किया जाता है। इनविटेशन ऑफ प्रपोजल है ये। परिणाम स्वरूप यदि कोई निश्चित तिथि और समय पर नीलाम द्वारा विक्रय करने की घोषणा की गई, कोई निश्चित समय है, कोई निश्चित तारीख है, उस समय जो है नीलाम करने की घोषणा की गई और घोषणा नीलाम नहीं करता है, उल्लेखित स्थानों समय पर वाले व्यक्तियों पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई कारणवश वो नीलाम सस्पेंड हो जाता है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। एक जनाब ने केस आया था हैरिस बनाम निकेसन का। हैरिस बनाम निकेसन के वाद में प्रतिवादी ने नीलाम द्वारा विक्रय करने के विज्ञापन दिया। क्या दिया? प्रतिवादी ने नीलाम के द्वारा विक्रय करने के लिए विज्ञापन दिया। वादी यात्रा करते हुए स्थान पर आया, परंतु नीलामी नहीं हुई। उसने यात्रा व्यय वसूल करने के लिए वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी और प्रतिवादी के मध्य संविदा का सृजन नहीं हुआ, इस कारण वादी की यात्रा व्यय वसूल करने का हकदार नहीं है। यानी वो प्रस्ताव के लिए क्या है, आमंत्रण करता है नीलामी। अगर घोषणा किया जाता है कि फला तारीख को फला दिन फला समय नीलामी होगा और नीलामी के दौरान क्या कारणवश वो उस नीलाम में पहुंचना चाहते हैं, पहुंचने के बाद में जो यात्रा व्यय भत्ता जो भी लगा, रास्ते में आने जाने का खर्च जो भी लगा, और वो नीलाम जो है अचानक सस्पेंड हो जाता है और उस खर्चे का जो व्यय होता है, अब वो व्यय होने की वजह से उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्ताव जो नीलामी ये प्रस्ताव के लिए आमंत्रण था, ये कोई प्रस्ताव नहीं था कि जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बदले जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तो भी ये क्षतिपूर्ति देने का दायित्व, ये क्षतिपूर्ति देने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। अब हम देखते हैं कि नीलामी द्वारा विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली प्रस्थापना, यानी नीलाम द्वारा विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोली प्रस्थापना है, जिसे हथौड़ा गिराकर या किसी अनरसम तरीके से स्वीकार किया जाए। ये जो नीलामी है, कहता है कोई अगर नीलाम में बोली लगाया जाता है, बोली में एक हथौड़ा होता है, उसमें कहता है अगर 5 या 50, 10, 20, 40 जो भी कोई है, अंतिम जो कह देता है यस जो कह देता है, उसके बाद में कोई कितना भी रकम क्यों ना लगाए, उस रकम को जो है मान नहीं होगा। वही रकम मान होगा जो हथौड़ा गिरते समय उसने यस बोल दिया हो, वही रकम मान होगा, ये बताता है। यदि बोली अस्थायी रूप से स्वीकार की गई तो अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व किसी भी अधिकारी का अनुमोदन आवश्यकता हो तो अनुमोदन पूर्व बोली वापस ली जा सकती है। यानी यदि मतलब बोली अस्थायी रूप से स्वीकार की गई है, जब बोली जो है परमानेंटली तौर पर उसे क्या एक्सेप्ट कर ली गई है, और अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व जो है, अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व यानी स्वीकार जो बिफोर एक्सेप्ट से जो है किसी उच्च अधिकारी के अनुमोदन पर, एक्सेप्ट नहीं हुआ, बिफोर एक्सेप्ट के बाद है किसी मतलब जो हायर ऑफिसर जो होता है, हायर अथॉरिटी जो होता है, उसके अप्रूवल की आवश्यकता होती है तो अनुमोदन बोली वापस भी दी जा सकती है। ठीक, अगर बोली हो गई तो एजा नीलाम हो गया। नीलाम के समय जो है ये कहा जाता है कि उसके पूर्व बिफोर क्या नीलाम को वापस लिया जा सकता उस उच्च अधिकारी के अनुमोदन पर, ये बताता है। अब नीलामी द्वारा विक्रय की दशा में कुछ व्यक्ति आपस में संविदा करते हैं। नीलामी द्वारा विक्रय की दशा में कुछ व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे। दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई साहब हम आप तो चल रहे हैं, उस नीलाम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम आप लोग समझ लेंगे कितना इसमें लास्ट बोली लगाना है। अगर वो दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या होता है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका आज से इस प्रकार बेची जाने वाले मूल्य को कम करता है या संविदा तो अवैध नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वो संविदा इलीगल नहीं मानी जाएगी, वो संविदा वैलिड होगी। एक केस आया था वार्लो बनाम हैरिसन के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया
कि यह नीलाम में विज्ञापन की यह शर्त है न्यायालय के विक्रय बिना किसी आरक्षित मूल्य के होंगे तो ये मान लिया जाएगा नीलामकर्ता ने संकेत दिया है और सद्भावपूर्वक सर्वोच्च बोली स्वीकार करेगा और इस आधार पर विक्रय से इनकार नहीं करेगा, बोली आरक्षित मूल्य कम है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति, यानी प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति यानी धारा 2B। धारा 2B का हम जो है एक्सप्लेन देखेंगे। 2B क्या कहता है, एक मिनट, जब मैं डायरेक्ट में रीड करता हूँ 2B कहता है व्हेन द पर्सन, क्या है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल मेड सिग्निफाइज, यानी कोई व्यक्ति जो है प्रपोजल करता है मेड सिग्निफाइज असेंट दियर टू द प्रपोजल, क्या कहता है, दियर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्ट, यानी टू सेड टू बी एक्सेप्टेड, ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिसी, यानी बिकम्स ए प्रोमिसी। अब हम इसको देखते हैं क्या कहता है कि एक मिनट, तो 2B के अनुसार जबकि वो व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके पद अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, जिससे प्रपोजल की गई है उसे क्या है, उसके पद अपनी जो अनुमति है वो क्या करता है, सिग्निफाइज करता है, संज्ञापित करता है। वो प्रपोजल क्या है, एक्सेप्ट इन पदग्रहित हुई कही जाती है। प्रस्तावना पदग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। अगर प्रस्तावना जो है अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। प्रतिग्रहण की परिभाषा स्पष्ट प्रतिग्रहण की संविदा सृजन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब प्रतिग्रहण के आवश्यकता एक्सेप्टेंस के जो है नेसेसरी एलिमेंट्स देखते हैं, नेसेसरी इंग्रीडिएंट देखते हैं। क्या कहता है, प्रतिग्रहण की सूचना। अब जैसा कि धारा 2B के अनुसार प्रतिग्रहण की दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए, प्रस्तावक को देनी चाहिए। प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक या उससे निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता को देना आवश्यक है। इस संबंध में एक के सहायता पावेल बनाम ली 1908 के वाद में महत्वपूर्ण। इस मामले में वादी पावेल एक स्कूल का हेडमास्टर पद का आवेदक था। क्या था, वादी, इस मामले में वादी क्या था, कि स्कूल का हेडमास्टर के पद का आवेदक था। जो स्कूल था वो मैनेजमेंट कमेटी थी, प्रबंध समिति। स्कूल हेडमास्टर पद के लिए पावेल के लिए चुना गया था। क्या जो इसके हेडमास्टर के लिए किसको चुना गया था, पावेल को जो है चुना गया था, परंतु समिति द्वारा ये सूचना वादी को नहीं दी। जो कमेटी थी वो क्या है, वादी को इसकी सूचना नहीं दी गई, परंतु समिति एक सदस्य ने व्यक्तिगत हैसियत से वादी को उसको चुने जाने की सूचना दी गई। इसकी अब इसमें क्या कहता है कि सूचना नहीं दी, लेकिन समिति के एक सदस्य ने, अगर कमेटी के एक मेंबर ने व्यक्तिगत ऐसा पर्सनल स्टेटस से वादी को चुने जाने की सूचना दी थी, समिति ने वादी की नियुक्ति को रद्द कर दी। जो कमेटी ने कहा कि जो है उसे नियुक्त कर दी, वादी ने संविदा भंग के लिए वाद संस्थित किया और तर्क दिया कि उसके द्वारा उक्त पद के लिए दिया गया आवेदन प्रस्ताव था। उसके द्वारा जो है कुछ आवेदन दिया गया था, वो क्या था, प्रपोजल था, और उक्त प्रबंध समिति ने उस पद के लिए चुने जाने के निर्णय प्रस्ताव प्रतिग्रहण था। अब उक्त पद के चुने जाने के लिए निर्णय जो है प्रस्ताव पदग्रहण था और वो परिणामस्वरूप संविदा का सृजन हो चुका था। ये हेडमास्टर साहब ने ग्राउंड दिया। न्यायालय ने क्या न्यायालय ने जो है वादी के तर्क को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने वादी के तर्क को अस्वीकार कर दिया और निर्णय दिया कि प्रतिग्रहण की सूचना पदग्रहीता स्वीकर्ता उसके द्वारा नियमित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। उक्त प्रबंध समिति ने, जिसने सदस्य ने पावेल के प्रबंध समिति के निर्णय को सूचना दी थी, उक्त सूचना देने के लिए पदकृत नहीं किया गया था। क्या उक्त सूचना देने के लिए क्या है, आपको एथराइज नहीं किया गया था। केवल मानसिक प्रतिग्रहण अथवा मानसिक सहमति से संविदा का सृजन नहीं होता है। ये नहीं कहा कि आप मेंटली एक्सेप्टेंस है या मेंटली कंसेंसस जो है कॉन्टेज का जो है राइज नहीं होता है, पर्याप्त नहीं है। केवल मौन रहना प्रस्तावना के स्वीकृति ही नहीं माना जा सकता है। पदग्रहीता या स्वीकारकर्ता द्वारा पदग्रहण अथवा स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक अथवा प्रस्तावकर्ता निमित्त अधिकृत अभिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।
प्रस्तावक द्वारा किसी भी अजनबी को दी गई संसूचना संविदा सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है, ये बताया गया है। एक केस था कार्लेल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ये केस हमने कल आपको बताया है, इसके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं प्रतिग्रहण के ढंग। अब प्रतिग्रहण के ढंग, यदि प्रतिग्रहण अथवा स्वीकारकर्ता का कोई तरीका प्रस्तावक अथवा प्रस्तावक द्वारा विहित हो तो प्रतिग्रहण उसी तरीके से किया जाना चाहिए, परंतु यदि प्रस्तावक का प्रतिग्रहण का कोई तरीका या ढंग विहित नहीं किया गया है तो उस दशा में प्रतिग्रहण भी किसी समान युक्त ढंग से किया जाना चाहिए, ये बताता है। तीसरी कंडीशन कहता है प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए, धारा 7। अब धारा 7 को हम पहले ब्रैकेट में देख लेते हैं। धारा 7 को हम जब रीड करते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट या मस्ट बी एब्सोल्यूट है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रोमिसी द एक्सेप्टेंस मस्ट, फर्स्ट है 1 बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बी कहता है बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted, if the proposal prescribe a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, and not otherwise, but if he fail to do so acceptance, ये कहता है। अब हम देखते हैं कि धारा 7 में जो है प्रतिग्रहण पूर्ण व शर्त रहित होना चाहिए। क्या है? प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। प्रस्तावना की शर्तों को स्वीकार करते हुए प्रतिग्रहण किया जाना चाहिए। जो प्रस्तावना की जो कंडीशंस हैं, जो शर्त है, उसको क्या है? स्वीकार करते हुए प्रतिग्रहण किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावक की शर्तों को स्वीकार न करके अथवा उनमें कोई परिवर्तन उनका प्रतिग्रहण किया जाता है तो संविदा का निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। अब एक केस आया था रमन भाई बनाम घसीराम 1918। रमन भाई बनाम घसीराम 1918 के विवाद में एक व्यक्ति ने कंपनी के अंश क्रय की प्रस्तावना इस शर्त पर पेश की कि उसे कंपनी का स्थानीय शाखा कोषाध्यक्ष बनाया जाए। अब उसे क्या है? उस कंपनी का स्थानीय शाखा कोषाध्यक्ष बनाया जाए। अब कंपनी ने अंशों को जो है आवंटन उसके नाम से कर दिया जाए, परंतु उसे कोषाध्यक्ष नहीं बनाया गया। प्रस्तावक ने उन अंशों का मूल्य देना अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने उन अंशों का मूल्य वसूलने के लिए वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वो प्रस्तावना की शर्तों के अनुसार वो प्रतिग्रहण नहीं किया गया और न ही परिणामस्वरूप संविदा का सृजन नहीं हुआ, ये बताया गया है। प्रस्तावना का प्रतिग्रहण और उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए, यानी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण और उसकी समाप्ति के पहले होना चाहिए। यदि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिग्रहण के बाद किया गया तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। प्रस्तावना के प्रतिग्रहण के समय निर्धारित तथा निश्चित होने की दशा में प्रतिग्रहिता निर्धारित और निश्चित समय के अंदर किया जाना चाहिए। क्या है? निर्धारित समय में किया जाना चाहिए। निर्धारित समय की समाप्ति के बाद प्रस्तावना समाप्त हो जाता है, यानी ये कोई टाइम है, टाइम फिक्स हो, उस टाइम के ही ड्यूरेशन जो है प्रपोजल करना चाहिए। अगर वो टाइम जो है ख़त्म हो जाता है तो प्रस्ताव जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाता है। निर्धारित समय में प्रस्तावना समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात उसका प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो उसका बाद में उसको क्या है एक्सेप्टेंस नहीं किया जाता है। यदि प्रतिग्रहण का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अगर जो है एक्सेप्टेंस का जो है कोई टाइम पीरियड जो है प्रिस्क्राइब नहीं है, तो प्रतिग्रहण युक्त समय के भीतर
किया जाना चाहिए, जो रीजनेबल जो टाइम पीरियड में जो है एक्सेप्टेंस किया जाना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम यानी युक्त समय निर्धारण न्यायालय द्वारा वाद की परिस्थितियों के पर तय होगा। यानी ये जो टाइम कौन करेगा, ये जो है ये रीजनेबल कंडीशन जो है ये कोर्ट तय करेगा। वाद यानी सूट के सरकम चांसेस पर निर्भर होता है। ठीक, अब ये देखते हैं प्रतिग्रहण का प्रभाव। अब बात करते हैं प्रतिग्रहण का प्रभाव। संविदा के निर्माण के लिए करार की आवश्यकता होती है। जो संविदा है, संविदा के निर्माण के लिए क्या करार की आवश्यकता होती है, जो एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। करार के निर्माण के लिए विद्यमान प्रस्तावना और उसका विद्यमान प्रतिग्रहण आवश्यक है। यानी लीगली उसका प्रपोजल हो और लीगली उसका जो है एक्सेप्टेंस होना नेसेसरी है। बिना प्रस्ताव के प्रतिग्रहण यानी बिना प्रपोजल के एक्सेप्टेंस या ये विधिमान करार यानी लीगल एग्रीमेंट या संविदा का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है यदि प्रतिग्रहण प्रस्तावक को संसूचित कर दिया गया जाए। क्या है जो है, यदि एक बार प्रतिग्रहण प्रस्तावक को संसूचित कर दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि प्रस्तावक और प्रतिग्रहीता दोनों आमने सामने और प्रतिग्रहीता अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो उसे प्रस्तावक सुन लेता है तो बंधनकारी करार का निर्माण हो जाएगा और फिर प्रतिग्रहण को उसे वापस नहीं ले सकता है। इसी कारण एंसन महोदय ने कहा कि प्रस्तावना के लिए प्रतिग्रहण का वही महत्व है जो गन पाउडर की ट्रेनिंग में जलती हुई सलाई का है। यानी एक एंसन महोदय ने इस पर बहुत अच्छा कमेंट किया, जो है इस पर जो है टीका टिप्पणी की। एंसन महोदय ने कहा प्रस्तावना के लिए प्रतिग्रहण का वही महत्व है। यानी प्रस्तावना के लिए प्रतिग्रहण का वही महत्व है जो कि गन की पाउडर यानी माचिस की पाउडर जो है जलती दिया सलाई की तरह है। ठीक, अब एक आता है प्रस्तावना व प्रतिग्रहण का पत्रसंग्रह। अब धारा 5 को जब हम रीड करेंगे फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे। पहले हम डायरेक्ट को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद धारा 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। ये प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterward. Illustrations क्या आता है? ये प्रपोजर बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाई लेटर सेंट बाई पोस्ट। ए may revoke his proposal at any time before at the moment. यानी A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards. B may revoke his acceptance at any time before at the moment when the letter communicating it reach A but not afterwards. अब मैं बात करता हूँ धारा 5 की। धारा 5 के अनुसार प्रस्थापना और प्रतिग्रहण प्रस्तावक के संदर्भ में प्रतिग्रहण की संसूचना से पूर्व किया जा सकता है। जो एक्सेप्टेंस होता है, अगर कोई मतलब जो है इसके धारा 5 के अनुसार जो है रिवोकेशन की बात करता है तो प्रस्तावक के संदर्भ में एक्सेप्ट की सूचना के जो है जो प्रतिग्रहित करेगा एक्सेप्टर होगा उसकी सूचना से पूर्व ही किया जा सकता है, उसके पश्चात नहीं। अगर उसे जानकारी हो गई, जो जिसे एक्सेप्टर है उसे जानकारी हो गई है तो आप जो है मना नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार प्रतिग्रहण जो एक्सेप्टेंस करता है प्रतिग्रहित के संदर्भ में प्रतिग्रहण की सूचना पूर्ण होने पर पहले ही किया जाता है। यानी प्रतिग्रहण की सूचना से होने से पूर्व ही पहले किया जाता है, उसके पश्चात नहीं। इस संदर्भ में ये बहुत ही महत्व हो जाता है कि प्रस्तावना प्रतिग्रहण प्रतिग्रहण की सूचना कब संपूर्ण हो जाती है।
धारा 4 की इन दशाओं को सूचना पूर्ण होने के उपबंध मिलता है। अब धारा 4 को जब मैं रीड करता हूँ, अब धारा 4 को देखते हैं। धारा 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज of the person to whom it is made. The communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. The communication of revocation is complete as against the person who makes it when it put into a course of transmission of the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. As against the person to whom it is made when comes to his knowledge. अब मैं तब देखते हैं धारा 4 की इन दशाओं को जो है प्रस्तावना की संसूचना कब जो है पूर्ण होती है। धारा 4 के अनुसार प्रस्तावना की सूचना उस समय पूर्ण होती है जब जिसके व्यक्ति को प्रस्तावना की गई है उसे के ज्ञान में आ जाती हो। यानी 4 के अनुसार जो है प्रपोजल की जो इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेशन उस समय जो कंप्लीट होता है जब उसके व्यक्ति के जो जिस व्यक्ति से जो क्या है प्रस्तावना जिस व्यक्ति को प्रपोजल की गई है और उसके नॉलेज में आ गई हो तो वो क्या है कंप्लीट हो जाता है। उदाहरण के लिए ए ने बी को 500 रुपये में बेचने के उदाहरण के लिए ए ने बी को अपनी घड़ी 500 रुपये बेचने की प्रस्तावना डाक द्वारा करता है और प्रस्तावना की सूचना उस समय पूर्ण हो जाएगी जब वो बी को पत्र मिल जाता है। ठीक, ये उदाहरण दिया गया है। अब पत्रग्रह की सूचना कब पूर्ण होगी? पत्रग्रह की सूचना कब पूर्ण होगी? धारा 4 के अनुसार पत्रग्रह की सूचना जहाँ तक प्रस्तावक का संबंध है तब पूर्ण हो जाती है जब वो प्रस्तावक के भेजने के लिए प्रेषण के अनुक्रम में जो भेजता है या प्रस्तावक भेजने के प्रेषण के अनुक्रम में इस प्रकार दी गई हो कि पत्रग्रहता की शक्ति के बाहर हो जाए। क्या है? यानी इस प्रकार दी गई हो कि पदग्रहता एक्सेप्टेंस के पावर से बाहर हो जाए, परंतु पदग्रहता के संदर्भ में जो है पदग्रह की संसूचना तब पूर्ण होगी जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है। यानी पदग्रह की सूचना कब पूर्ण होगी जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है। ये बात कही गई है। अब हम देखते हैं डाक या तार द्वारा प्रतिग्रहण। अब डाक द्वारा अथवा तार द्वारा पदग्रह देने की स्थिति में पदग्रह की सूचना जहाँ तक प्रस्तावक का संबंध है उस समय उसी स्थान में पूर्ण हो जाती है जब पत्र डाक में डाला जाता है और अथवा तार पोस्ट ऑफिस को दे दिया जाता है और पत्र डालने जाने के बाद अथवा तार पोस्ट ऑफिस को दिए जाने के पश्चात अपनी प्रस्तावना वापस नहीं ले सकता है, भले ही वो पत्र तार में न मिला हो। यानी डाक अथवा तार द्वारा पदग्रह देने की स्थिति में पदग्रहण की सूचना जहाँ तक प्रस्तावक का संबंध है उसी समय और उसी स्थान पर पूर्ण हो जाती है जबकि पत्र डाक में डाल दिया जाता है अथवा तार पोस्ट ऑफिस को दे दिया जाता है और पत्र डाक में डाले जाने के बाद अथवा तार पोस्ट ऑफिस को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावक अपनी प्रस्तावना वापस नहीं ले सकता है, भले उसने पत्र या तार नहीं मिले हो। यानी प्रस्तावक अगर बात दे दिया है तो उसे वापस नहीं मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग जाते हैं रजिस्ट्री करने के लिए, स्पीड पोस्ट करने के लिए, अगर हम स्पीड पोस्ट और उस पते पर रजिस्ट्री पर हम दे देते हैं, अगर वो रिसीव कर लेता है जो मास्टर होता है और जो होता है, अब उसके बाद में हम बाद में कि मुझे लेटर वापस दो तो लेटर मुझे वापस नहीं देगा। ये कहने का इसका तात्पर्य है। ठीक, अब जहाँ की पदग्रहता का संबंध, ऐसी स्थिति में पदग्रह की सूचना तब पूर्ण हो जाएगी जब पत्र और तार प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है। अब जिसको मैंने भेजा है अब उसको वो क्या है लेटर हो या तार हो उससे रिसीव हो जाता है और उसको नॉलेज भी हो जाता है।
कि परिणाम स्वरूप पदग्रहता अपने पदग्रह तक वापस ले सकता है जब तक पत्र या प्रस्तावक को प्राप्त ना हो। यानी जब मैंने उसको लेटर भेजा है या तार भेजा है तो उसको क्या है, उसका जो है उसको प्राप्त नहीं होता है तब मैं रिवोक कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता हूँ। ये कहने का इसका तात्पर्य ये है। ठीक, अब टेलीफोन अथवा टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण, टेलीफोन अथवा टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण, टेलीफोन और टेलेक्स द्वारा प्रतिग्रहण की दशा में प्रतिग्रहण की सूचना तब पूर्ण होती है जबकि वो प्रस्तावक को पूर्ण हो जाती है और संविदा उस स्थान पर होती है जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की सूचना को प्राप्त करता हो। यदि टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना दी जाती है परंतु प्रस्तावक टेलीफोन की खराबी के कारण अथवा लाइट कट जाने के कारण सुन नहीं पाता है तो प्रतिग्रहण की सूचना पूर्ण नहीं होगी और संविदा का निर्माण नहीं होगा। यानी अगर हम आपसे आपस में बात करते हैं, बात करने के बाद में ये होता है कि पूरी बातें जो है सही साफ सही शब्दों में नहीं जा पाता है या नेटवर्क प्रॉब्लम्स होता है जिससे आवाज़ साफ से नहीं सुनाई देती है, उस बीच में या तार कट जाता है, बिजली चली जाती है, बैटरी चली जाती है, तो क्या उस ड्यूरेशन में क्या है कि कंप्लीट नहीं होगी, संविदा का निर्माण नहीं होगा। ठीक, ये बताया गया है। एक केस था भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना की दशा में संविदा निर्माण के समय और वह स्थान संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस केस में भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना की दशा में संविदा के निर्माण के समय व स्थान के संबंध महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस वाद में वादी अहमदाबाद से टेलीफोन द्वारा प्रतिवादी को प्रस्तावना को पेश किया। प्रतिवादी ने वादी के खामगांव से टेलीफोन द्वारा प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा निर्माण अहमदाबाद से हुआ है जहां प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक को प्राप्त की थी। इस कारण इस संबंध में अहमदाबाद न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है इसका समझिए कि भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन द्वारा प्रतिग्रहण की सूचना की दशा में संविदा निर्माण के समय व स्थान से संबंध महत्वपूर्ण निर्णय है। किससे संबंध में है? संविदा निर्माण के वह समय व स्थान से संबंधित है। इस वाद में वादी ने अहमदाबाद से कहाँ से फ़ोन किया था? अहमदाबाद से टेलीफोन द्वारा प्रतिवादी को प्रस्तावना पेश किया। यानी जो प्रतिवादी है उसे क्या है, प्रस्तावना पेश किया। प्रतिवादी ने वादी को खामगांव से टेलीफोन द्वारा प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना दिया था। यानी प्रतिवादी ने जो है वादी को खामगांव से टेलीफोन द्वारा यानी कौन दिया? प्रतिवादी खामगांव से जो है मतलब प्रतिग्रहण की सूचना दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा का निर्माण कहाँ हुआ। डिस्प्यूट हुआ कि खामगांव में हुआ कि अहमदाबाद में हुआ। अब ये डिस्प्यूट हुआ है तो डिस्प्यूट को न्यायालय ने तय किया कि ये जो संविदा का जो निर्माण हुआ है ये कहाँ से हुआ? अहमदाबाद से हुआ, जो यहाँ फूल लगाया गया था जहाँ प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक ने प्राप्त की थी। इस कारण संविदा का के संबंध में अहमदाबाद न्यायालय को जुरिडिक्शन प्राप्त है। ये जुरिडिक्शन से बातचीत की गई है। अब बात करते हैं हम कि धारा 5 को जो है हम देखते हैं पत्र ग्रहण की सूचना कब पूर्ण होगी। धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रस्तावना उस पत्र ग्रहण की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय जो है पत्र से रहित की जा सकती है, किंतु उसके पश्चात नहीं। यानी धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रपोजल उसके एक्सेप्टर की सूचना जो प्रपोजल के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने पूर्व किसी भी समय प्रपोजल हो जाने के पहले किसी भी समय क्या रिव्यूकेशन की जा सकती है, किंतु उसके अगर पूर्ण हो गया है तो क्या नाम है उसे रिव्यूक नहीं किया जा सकता। ये धारा 5 के उदाहरण के लिए ए अपना गिरह बी को बेचने का क्या है प्रस्ताव करता है। बी को बेचने का डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। क्या करता है? डाक द्वारा भेजे गए पत्र। बी क्या प्रस्ताव को भेजे गए पत्र को द्वारा जो है क्या है पदग्रहता करता है। क्या है? भेजे गए पत्र को क्या है एक्सेप्ट कर लेता है। ए अपनी प्रस्तावना बी के द्वारा प्रतिग्रहण पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय ए डाले जाने के क्षण में पत्र कर सकेगा, किंतु पश्चात नहीं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ध्यान से समझने की योग्य है। ए अपना घर जो है बी को बेचने का क्या करता? प्रस्ताव डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है, माने डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। बी प्रस्तावना को भेजे गए पत्र
द्वारा पदग्रहित करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। बी क्या करता है, भेजा गया पत्र को क्या क्या पदग्रहित करता है। ए अपनी प्रस्तावना बी द्वारा अपने पदग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय, ए अपनी प्रस्तावना को बी द्वारा, किसके द्वारा, बी द्वारा अपनी पदग्रहण का पत्र डाक डाले जाने से पूर्व किसी भी समय, अगर बी नहीं डालता है, अगर उसका एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो किसी भी समय जो है वो क्या करता है, रिवोक कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। बी को अपने पदग्रहण को संसूचित करने वाले पत्र ए को पहुंचाने से पूर्व किसी भी समय, ए को पत्र नहीं पहुंचता, किसी भी समय पहुंचने से क्षण से क्या करता है, रिवोक कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं कर सकेगा। बी पर इसका खेल है। ठीक दोस्तों, अब मैं प्रस्तावना पत्र संग्रहण के ढंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, मैं कल बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। 30 मिनट की हमारी वीडियो रहेगी। आप लोगों से ख़ास गुजारिश है कि हमारा जो है कल से रमज़ान करीम है, और समस्त देशवासियों को मैं रमज़ान शरीफ के मौके पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये ऐसा महीना आने वाला है जो हम सभी लोग मिलकर अल्लाह ताला से, अल्लाह के बारगाह में इबादत करने का मौका आया है, और हम सोचते हैं कि ऐसे समस्त जो लोग अल्लाह ताला के बारगाह में इबादत करने के साथ साथ देश में एक जो पेंडेमिक कोरोना वायरस फैली हुई है, इससे जो है अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह इस देश में कोरोना मुक्त होगा, तभी देश में सभी लोग सुरक्षित होंगे, सभी लोगों जान माल की सुरक्षित होगी, हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित होगी, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, और हमारे देश एक फिर से नई पटरी से पर उतर आएगी। दुआ करें अल्लाह से कि इस रमज़ान मुबारक के महीने से, जो रमज़ान के पाक मुबारक महीने के अवसर पर अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने नमाज में और अपनी दुआओं में हमेशा कोरोना मुक्त भारत करने के लिए ये प्रेरणा लें, और इसके साथ साथ दुआएं करें कि या अल्लाह इस देश में जो बला और वबा आया है, या मौला इससे इस देश की जनता को, यानी पूरे विश्व की जनता को निजात अता फरमा दे। या अल्लाह रहम कर दे मौला। अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, इस देश के समस्त गुनहगार मौला नहीं है। इस देश में तमाम औलिया कराम, तमाम ऐसे महान पुरुष है, उनके सदके तौफील में मौला हमारी गुनाहों को कबूल फरमा दे, उनके सदके तौफील में मौला कोरोना मुक्त कर दे। ऐसे दुआएं जो हो सके अपने अपने स्तर से दुआएं करें दोस्तों। मैं अपनी वीडियो को यहीं से विराम लगाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।